हेलो एवरीवन, मैं अल्फिया अग्रीवाला तथागत आईएएस अकेडमी से आपके साथ डिस्कस करूंगी एमपीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट 5 मार्कर्स क्वेश्चन है उसके मॉडल आंसर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए, पेपर 2 जो है एमपीपीसी का जीएस पेपर 2, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पार्ट ए के डिस्कस करेंगे पॉलिटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करेंगे, है ना, डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की यहाँ पर गवर्नमेंट हो सकती है जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी है, दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस पहले हम समझते हैं आंसर फ्रेम करने से पहले। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बेसिक डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर होता है, और वो क्या है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसको लेकर बेसिक डिफरेंस होता है। माने कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा होता है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को फॉर द एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। कुछ भी वो करेगी तो वो जिम्मेदारी उसकी है लेजिस्लेचर के प्रति। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हम बात करें, जैसा कि यूएसए में हम देखते हैं, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल काम करता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्यों अडॉप्ट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के लिए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लेकर आए थे तो अभी हम देखते हैं कि इंडिया कितना बड़ा है, एक डाइवर्स रीजन है। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या आप पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कोई से भी डाइवर्सिटी आप उठा के देखो तो बहुत ही एक वास्ट हमारा नेशन है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो एग्जीक्यूटिव जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए लेजिस्लेचर के प्रति। तो पहला जो कारण था वो यही था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति, तो इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे लिए सिलेक्ट किया। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि कॉलोनियल पीरियड से अगर हम देखें तो हमने देखा किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इवॉल्व होती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं ना कहीं उस टाइम से, कॉलोनियल पीरियड से ही जो है हम फेमिलियर थे। कैसे, हमने देखा कि गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, और उनके काम यही थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी तरीके से थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि जब ऑलरेडी हम फेमिलियर है एक मेथड से, तो हम क्यों फिर दूसरा मेथड सिलेक्ट करें। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न यही हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वास्ट नेशन के अलावा जोग्राफिकल और रीजनल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये इंश्योर करने के लिए सारी डाइवर्स पॉपुलेशन, सारी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है गवर्नमेंट में वो इक्वल हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। पार्टीज़ के थ्रू हम देखते हैं हमारे यहाँ पे सिस्टम है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन और रीजनल डाइवर्सिटी को देखते हुए, तो ये तीसरा मेजर रीज़न है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम सिलेक्ट करने का। तो ये हम पॉइंट वाइज जो है हम आंसर में हमारे मेंशन करेंगे। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों हमने सिलेक्ट किया, तो आप देखिए कितने मेजर पॉइंट हैं। हम अगर उसको एक ऐसे या एक शॉर्ट नोट की तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जो है पढ़ने में ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज जब भी 5 मार्कर्स क्वेश्चन आएगा तो हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको पॉइंट में तोड़ सके। जितने छोटे पॉइंट्स हो, वर्ड लिमिट हमको याद रखनी, 50 से 60 वर्ड से ज़्यादा हमको नहीं जाना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको 3 या 4 पॉइंट में जो है उसको क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। जहाँ पर नेसेसरी है पॉइंट बना सकते हैं, वहाँ पर हम पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए इसको, आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। आप चाहे तो पॉज करके ये आंसर देख सकते हैं, मॉडर्न आंसर। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है ना, व्हाट डज द वर्ड सेक्युलर स्टेट मीन्स। सेक्युलर स्टेट क्या होता है, एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, है ना, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको बन भी सकता है एग्जाम में। तो अब पहले क्या पूछा है हम यहाँ पर देख ले। पहले पूछा है सेक्युलर स्टेट क्या होता है ना, पॉइंट नंबर 1 सेक्युलर स्टेट क्या होता है। सेकंड, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म क्या है। दो चीज़ें यहाँ पर पूछी है। तो जब हम सेक्युलर वर्ड की बात करेंगे, तो जब हम सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं तो एक ऐसा स्टेट जो कि रिलीजन से बिल्कुल सेपरेट होता है ना। स्टेट जो है वो बिल्कुल सेपरेट होता है रिलीजन से। सेक्युलरिज्म का मतलब कि दोनों आपस में इंटरफियर नहीं करेंगे,
ना ही स्टेट जो है वो रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा, ना ही जो रिलीजन है या रिलीजियस चीज़ें हैं वो स्टेट को इन्फ्लुएंस करेगी या फिर उनके काम काज में इंटरफेयर करेगी। तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री सेट हो जाती है, यह है सेक्युलरिज्म। तो जब हम वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म की बात करेंगे तो वो बिल्कुल यही जो है फॉलो करते हैं रूल कि स्टेट जो है सेपरेट है रिलीजन से, ना स्टेट किसी रिलीजन को मान्यता देगा ना ही किसी रिलीजन को प्रोटेक्ट देगा, प्रोटेक्शन किसी को भी नहीं देगा, ठीक है। तो स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, ये फर्स्ट हो गया। तो पहले हम जो सेक्युलर स्टेट है उसकी मेंशन कर देंगे कि क्या डेफिनेशन है, सेक्युलर स्टेट क्या होता है। देन यहाँ पर बात होगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म क्या होता है। तो इंडिया में सेक्युलरिज्म क्यों अलग है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरीके से एक डाइवर्स हमारा कंट्री है, कितना वास्ट नेशन है, अलग अलग तरह के रिलीजन्स यहाँ पर है ना, रीजनल डाइवर्सिटी भी बहुत है, रिलीजनल डाइवर्सिटी भी बहुत है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर सेक्युलरिज्म का कौन सा फीचर अडॉप्ट किया गया है? हमारे यहाँ पर स्टेट का ऑल्दो कोई भी रिलीजन नहीं है, लेकिन स्टेट जो है वो क्या करता है, वो इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल रिस्पेक्ट देगा हर रिलीजन को। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखिएगा क्या है, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल सपोर्ट टू ईच एंड एवरी रिलीजन प्लस इक्वल प्रोटेक्शन टू एवरी रिलीजन, है ना। किसी के साथ भी, किसी भी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन स्टेट का फिर भी कोई रिलीजन नहीं होगा, आप याद रखिएगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, हमने देखा। और वेस्टर्न नोशन क्या है इसका, सेक्युलरिज्म का, सेपरेशन ऑफ रिलीजन यानी कि चर्च फ्रॉम स्टेट, ठीक है। गवर्नमेंट और जो स्टेट है, गवर्नमेंट और जो रिलीजन है बिल्कुल सेपरेट होंगे, एक सीधी सीधी बाउंड्री होगी दोनों के बीच में, नो इंटरफियरेंस। तो आप याद रखिएगा क्या डिफरेंस है वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट और इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बन सकता है, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसको पॉइंट में मेंशन करना थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से है तो हम उस तरीके से देखें। आप चाहे तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, स्टेट सेक्युलरिज्म का। सेकंड में आप दूसरे पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन द वेस्टर्न नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म। तो वो आपके ऊपर, आप किस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्कस द मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए जब भी अमेंडमेंट्स की बात आती है तो आप जब भी अमेंडमेंट रीड करें सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में लाया गया है। तो जब हम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे तो किस टाइम पे लाया गया था, कब लेकर आए थे, ये 1978 में लाया गया था, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट लेकर आई थी, जनता पार्टी थी उस टाइम पे, है ना, जनता पार्टी जीत गई थी, इमरजेंसी के बाद की बात है। तो जब जनता पार्टी जो 1977 में इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस हुए थे, तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ मेंशन की थी, प्रोमिसेस किए थे कि जो भी इमरजेंसी के दरमियान कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को बदला गया था हम वापस से उन्हें रीस्टोर करेंगे। ये प्रोमिसेस जनता पार्टी ने किए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वो लोग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया। अब जब हम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट्स बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड वर्ड्स हमको यहाँ पे लिखने हैं, तो आप सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 44th अमेंडमेंट के सिर्फ वही यहाँ पर मेंशन कीजिएगा और कोशिश करें कि जितना कट हो सके, है ना, जितना पॉइंट टू पॉइंट हम मेंशन कर सके सिर्फ उतना ही मेंशन कीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट मेजर चेंज क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में से डिलीट कर दिया गया था और उसको लीगल राइट बना दिया गया, और कहाँ, आर्टिकल 300A को ऐड कर दिया, पार्ट 12, याद रखिएगा आप इसको, है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था, ये 1973 के बाद की बात है। 1973 आपको अगर याद हो केशवानंद भारती केस आया था, राइट, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को मेंशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्टर कर दें, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये मेंशन किया था कि प्रॉपर्टी जो है इट इज़ नॉट अमंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, है ना। तो प्रॉपर्टी को आप जो है बदल सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया फंडामेंटल राइट्स में से और उसे लीगल राइट बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, आर्टिकल 300A। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है इसका 44th अमेंडमेंट का। सेकेंड, जो इमरजेंसी के टाइम पर जिस चीज़ का एक तरीके से फ़ायदा उठाया गया था
उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया, क्या, रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट को नेसेसरी कर दिया गया इमरजेंसी लागू करने के लिए। अब ये क्लॉज ऐड कर दिया गया आर्टिकल 352 में कि जब तक प्रेसिडेंट को कैबिनेट लिखत में नहीं देगा कि आप इमरजेंसी लगाए, तब तक इमरजेंसी लागू नहीं होगी। ठीक है। थर्ड, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया। नेशनल इमरजेंसी तीन तरह से लागू होती है ना, आर्टिकल 352 अगेन। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस उसमें से एक कंडीशन थी, राइट। आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस से। तो याद रखिएगा, है ना, आर्टिकल 352 की ही अगेन ये बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जब इमरजेंसी के टाइम पर मीडिया का जो राइट था टू पब्लिश फ्रीली जितनी भी रिपोर्ट्स है वो ले लिया गया था वापस, अब उसको फिर से जनता पार्टी ने 1978 में 44th अमेंडमेंट से रिस्टोर कर दिया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, रिस्टोर द राइट टू पब्लिश फ्रीली, है ना, ऑल द रिपोर्ट्स, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी है उसका राइट वापस से रिस्टोर कर दिया गया। तो अगर एक तरीके से हम देखें, है ना, जब इसका पूरा सार उठा के एक कंक्लूजन उठाकर हम देखें तो कुछ भी नहीं, मोटे मोटे तौर पे जो भी 1976 के अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट से जो भी चीज़ें यहाँ पर लेकर आई थी गवर्नमेंट, उसको 1978 में जनता पार्टी ने वापस से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिए। ज़्यादातर प्रोविजंस जो है वो तभी के थे जिनको यहाँ पर क्या किया, रिवर्स कर दिया गया इस अमेंडमेंट के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। 1978 याद रखिएगा, ईयर आपको हो सकता है 3 मार्कर्स में पूछ ले, कब लेकर आए या कौन लेकर आए, ये 3 मार्कर्स में भी आपको पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी आप और भी पढ़ सकते हैं, और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अब ये हमने आज डिस्कस किए 3 क्वेश्चंस, मॉडल आंसर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन जो है आपके लिए मेंशन किए हैं। इसके मॉडल आंसर्स जो है आप हमारे तथागत का जो टेलीग्राम ग्रुप है, तथागत IAS टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आप लिख कर भेज सकते हैं, और इसके मॉडल आंसर्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग जो है लिखें और उसे करेक्ट भी कर सकें। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल पे हम हमारे भेज सकते हैं, नीचे जो है लिंक मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, वाई इज इंडिया कंसिडर्ड अ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस्ड, है ना, फेडरल सिस्टम भी कंसिडर्ड किया जाता है लेकिन यूनिटरी टच एक आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ, इंडियन सिस्टम को क्यों फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको जो है होमवर्क है आपका। सेकेंड, डिस्कस इन ब्रीफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, शेड्यूल जो हमारे आपको पता होगा 12 शेड्यूल से कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तो उसका जो 7th शेड्यूल है तो वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है ना। तो क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, आप चाहे जिस भी फॉर्मेट में लिख कर भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे लिंक नीचे मेंशन कर दी जाएगी, तो आप लोग लिखिए इस आंसर्स को और हम ये डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।